हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो हमारा पार्ट 2 चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 सर्कल। आज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 हम लेकर आ गए आपके लिए। और आपको बता दें दोस्तों कि ये जो लेक्चर नंबर 8 है इस चैप्टर का आखिरी प्रैक्टिस सेट है और आखिरी लेक्चर होने वाला है दोस्तों। तो जी हाँ, आज आपका फाइनली ये जो चैप्टर नंबर 3 काफी दिनों से चल रहा था, लगभग 8 लेक्चर हो गए दोस्तों आज के दिन, तो ये फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। एंड जैसे ही आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम लेकर आएंगे उसमें आने वाला जो भी चैप्टर है, 4th चैप्टर जो है लगभग कंस्ट्रक्शन वाला, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, तो उसकी भी हम शुरुआत करेंगे। ऑलरेडी अलजेब्रा तो आपका कंप्लीट हो ही चुका है, ज्योमेट्री भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पूरा मैथ्स आपका जो है जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो आपको याद होगा कि हमने इसके पहले का लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 7 जो था हमारा, उसमें हमने क्या किया था, प्रैक्टिस सेट जो है 3.5 स्टार्ट किया था, ठीक है। बट ड्यू टू सम लैक ऑफ टाइम यहाँ पे आप बोल सकते हो, और वीडियो को छोटा रखना था, दैट्स व्हाई मैंने आप बोल सकते हो कि मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल सॉल्व करवाए थे उसमें, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.5 के फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल जो कि इंपॉर्टेंट थे बहुत ज्यादा, तो वो हमने सॉल्व कराए थे। तो आज जो बचे हुए एग्जांपल है प्रैक्टिस सेट 3.5 के थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एग्जांपल, ये मैं आपको आज सॉल्व कराने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आखिरी प्रैक्टिस सेट का आखिरी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करना है, तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे आज के दिन, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे लिए है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है यहाँ पे हम देखेंगे। एक डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको रीड करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले जो डायग्राम दिया है वो ड्रॉ कर लेते हैं। एक इस प्रकार डायग्राम है। लेट्स सपोज दिस इज वन सर्कल विच इज गिवन हियर, ठीक है। एक सर्कल दिया हुआ है यहाँ पे, एक सर्कल के अंदर ऑब्वियसली क्या होगा, एक मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, और वो मिड पॉइंट के साथ यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, इस प्रकार से एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। एंड वही टेंजेंट जो है यहाँ पे, ठीक है, वो टेंजेंट यहाँ पे जाके कॉर्ड के रूप में कट कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे कॉर्ड के रूप में यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार कुछ कट कर रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट इस प्रकार ऐसा कुछ कट कर रहा है, ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज विच इज गिवन हियर ए पॉइंट, ठीक है। दिस पॉइंट इज बी पॉइंट, ये हमारा एरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नजर आ रहा है आपका डायग्राम को, आप ध्यान से देखने के लिए आप टेक्स्ट बुक को भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। दिस पॉइंट इज ओ पॉइंट। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो कॉर्ड होगा ये सेंटर पॉइंट उससे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इस प्रकार है, यानी कि 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा इससे, ठीक है। इस प्रकार ऐसा दिया हुआ है 90 डिग्री। ये पॉइंट जो है आपका मिडल पॉइंट, जो आपका सेंटर पॉइंट है, उसको ओ से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड डी पॉइंट, ये वाला, ये अंदर का जो पॉइंट है इसको ई नाम दिया हुआ है, ई पॉइंट। एंड दिस पॉइंट इज सी पॉइंट। ये आपको ऐसा डायग्राम दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा है, ये फिगर है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, बी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोल के रखा है कि ओ ई जो है, यानी कि जो ओ से लेके ई तक का जो पॉइंट है, ओ ई जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, दिख भी रहा है ना, ओ ई परपेंडिकुलर है किससे, ये पूरे लाइन से, पूरे लाइन क्या है, एडी, तो ओ ई इज परपेंडिकुलर टू एडी, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ओ ई इज परपेंडिकुलर टू एडी है। और यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे ना ए बी जो लेंथ है मेरा, ए बी किधर आ रहा है, ये टेंजेंट ए से लेके बी, इसका वैल्यू हमें देके रखा है, ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे उन्होंने दिया है ए बी का जो वैल्यू है वो 12 है, ठीक है, 12 देके रखा है। ए सी जो वैल्यू है, ए से लेके सी तक का इतना जो वैल्यू है, ए सी का जो वैल्यू है वो उन्होंने देके रखा है ऑलरेडी 8, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड, हमें क्या करना है, फाइंड ए डी, डी सी एंड डी, ये बहुत सारी चीजें हमें निकालनी है। तो फाइंड ए डी, डी सी, ठीक है ना, फाइंड ए डी, डी सी और लास्ट में है डी ई, ये 3 चीज का वैल्यू हमें निकालना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप ध्यान अगर दोगे, यहाँ पे ध्यान से जब देखोगे कि ये जो ए बी है, ये ए से लेके बी तक का जो पॉइंट है ये क्या है, एक टेंजेंट है, ए बी क्या है, एक टेंजेंट है, करेक्ट, नजर आ रहा होगा आपको। और एक और चीज है यहाँ पे, ए से लेके डी तक का जो लाइन है, ए से लेके डी तक का जो लाइन है, ये एक सिकेंट है, ये मैंने आपको बताया था कल के दिन जब 3.5 जो प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व किया था, पहला एग्जांपल इसी प्रकार था, सेम, ठीक है। तो इसमें ए बी टेंजेंट हो गया और ए से लेके डी क्या है, एक सिकेंट है, क्या है, इज सिकेंट। तो जब भी कोई टेंजेंट और सिकेंट दिए होते हैं तो हमें एक चीज पता रहता है, एक फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला बनेगा कि ए सी मल्टीप्लाई बाय सी डी, ठीक है ना, आपका एक फॉर्मूला बनेगा, दैट इज ए सी मल्टीप्लाई बाय ए डी, दैट इज ए सी मल्टीप्लाई बाय ए डी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बनता है, और ये फॉर्मूले को कौन सा थ्योरम बोलते हैं, ए सी मल्टीप्लाई बाय ए डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, इज कॉल्ड एज द टेंजेंट सिकेंट थ्योरम। ये थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट सिकेंट थ्योरम। क्यों बोलते हैं टेंजेंट सिकेंट थ्योरम, क्योंकि एक टेंजेंट और एक सिकेंट दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक तरीके से बाइसेक्टिंग बना रहे हैं। तो जैसे हमारा ये जो ए सी इतना पार्ट है और ये ए डी पूरा पार्ट है,
इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये AB का स्क्वायर आएगा। जो वैल्यूज पता है वो डाल देते हैं। AC का वैल्यू पता है 8 दिया हुआ है, तो ये AC के जगह पे हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय AD के जगह पे क्या लिख सकते हैं, AD का वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं पता है, तो AD का मैं वैसे ही रखूंगा। तो AD और AB का वैल्यू पता है, देखो 12 दिया है, यानी कि 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय AD इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144। तो यहां से हम लोग AD निकाल सकते हैं। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि AD का जो वैल्यू आ जाएगा वो 144 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 18। ठीक है, तो 18 यूनिट्स इज द आंसर। तो इसका हमारा सबसे पहला आंसर आ गया 18। किसका आ गया, AD का। तो AD का वैल्यू मिल गया 18। ये आपने पहला क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। दूसरा पूछा है DC कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखो, अगर आपको पूरा AD पता है तो DC निकाल नहीं सकता हूं क्या मैं, तो यस वी कैन फाइंड आउट DC। तो हमें एक चीज पता है कि AD विल बी इक्वल टू, ये पूरा AD जो रहेगा वो विल बी इक्वल टू ये DC प्लस AC। करेक्ट है, तो AD इज इक्वल टू DC प्लस AC लिख सकते हैं हम लोग। करेक्ट है, तो AD का वैल्यू मुझे पता है 18 है, अभी निकाला मैंने, और इज इक्वल टू DC का वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं DC निकालना है, तो DC AC का AC रखेंगे प्लस AC का वैल्यू मुझे पता है 8, यानी कि जो DC हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 18 माइनस 8 दैट विल बी इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो ये हमारा दूसरा आंसर भी आ गया, जो कि हमें बोला था DC निकाल के दिखाओ, तो DC भी मैंने निकाल लिया, 10 यूनिट आया उसका आंसर। तीसरा है DE। अब DE कैसे निकालूं, यानी कि ये इतना जो पार्ट है वो निकालना है मुझे। तो एक चीज आपको ऑलरेडी पता है दोस्तों कि ये जो DE होगा, जब मेरा OE ये DC को परपेंडिकुलर है, ये जो मेरा OE है वो परपेंडिकुलर किससे है, AD से है ना। OE मेरा पूरे से परपेंडिकुलर है, तो जब OE पूरे से परपेंडिकुलर है तो ये OE सिर्फ इतना DC पार्ट से भी परपेंडिकुलर ही होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि OE इज परपेंडिकुलर DC, और जब भी ऐसा होता है तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये इतना डिस्टेंस जो होगा DE, तो हम लोग लिख सकते हैं कि DE विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द पूरा कॉर्ड। ये DE जो होगा वो पूरे कॉर्ड का आधा होगा ना, यानी कि हाफ मल्टीप्लाई बाय DC दैट विल बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय DC। निकाला है हमने, कितना है 10 है, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो इसका आंसर भी आ गया, मतलब जो आपका DE जो था लास्ट वाला, DE का जो वैल्यू आ गया, DE का भी वैल्यू फाइनली आ गया, जो कि है 5 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी एंड इफेक्टिव क्वेश्चन था। आप देखोगे अगर कुछ करना नहीं है इसमें, बस आपको नॉर्मल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या होते हैं, नॉर्मली डायग्राम को देख के आपको सॉल्व करना है। और यहाँ ये तो फॉर्मूला आपको बहुत पहले से ही पता है, 9th में भी ये चीज़ था कि कहीं भी कॉर्ड से अगर सेंटर लाइन परपेंडिकुलर होता है, दैट इज OE DC से परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो डिस्टेंस होता है वो हाफ हो जाता है पूरे कॉर्ड से। तो वही किया हमने, DC का वैल्यू पता था, डाल दिया, 5 यूनिट्स निकाल दिया। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया। पहला नहीं, आज के लिए पहला, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलते हैं सीधा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में कराऊंगा। सबसे पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं बोर्ड को, फिर चौथा क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे हम आपको कराएंगे। ध्यान से देखना, पूरा का पूरा मैं प्रैक्टिस से सॉल्व कराने वाला हूं, पूरा 5 के 5 क्वेश्चन। तीसरा है हो गया, चौथा और पांचवा 2 ही बचे हुए हैं, तो फटाफट से देख लो इसको, एंड आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, और सिलेबस जो है आपका इस चीज का 10 ज्योमेट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एंड तक देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हेडिंग डाल दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में। अगेन एक डायग्राम दिया हुआ, डायग्राम को सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। बहुत ही मजेदार डायग्राम है, सिंपल सा, कि एक सर्कल है इस प्रकार। ठीक है ना, एक सर्कल दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा सर्कल बना लेता हूं मैं। ठीक है, एक सर्कल दिख रहा है, उस सर्कल का क्या है, एक मिड पॉइंट दिया हुआ है, दिख भी रहा है यहाँ पे, एक मिड पॉइंट ड्रॉ कर लिया मैंने। और यहाँ पे मिड पॉइंट के साथ यहाँ पे उन्होंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया हुआ है, इस प्रकार से एक कॉर्ड ड्रॉ किया है बाहर, एंड वैसे ही एक कॉर्ड जो है उन्होंने थोड़ा सा अंदर की तरफ ड्रॉ किया हुआ है, जो कि है इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा उन्होंने ड्रॉ किया है। नेमिंग कर देते हैं, ये जो पॉइंट है ये T है, ये जो पॉइंट है ये S पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये P पॉइंट है। ठीक है, एंड ये वाला जो पॉइंट है ये R है। ठीक है, R पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज Q। ये आपका डायग्राम है, ये डायग्राम दिया हुआ है, और आपको बोला है कि ये फिगर है, इसमें जो PQ का जो डिस्टेंस है, दिख रहा है ये PQ, तो उन्होंने बोल के रखा है कि ये जो मेरा PQ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 दिया हुआ है। ठीक है, चलो PQ लिख दिया, 6 है, और साथ में क्या दिया हुआ है, PQ 6 है, QR का जो वैल्यू है, ये पूरा QR दिख रहा है, ये इतना PQ का 6 है, और ये पूरा QR का जो वैल्यू है वो कितना दिया इन्होंने, QR का जो वैल्यू है कहाँ गया, 10 है, QR का वैल्यू 10 है। फिर वापस से PS का वैल्यू देके रखा है उन्होंने, PS इज इक्वल टू 8, PS इज इक्वल टू 8 देके रखा है। PS किधर है, ये देखो ये वाला, P से लेके S तक का वैल्यू 8 देके रखा है उन्होंने। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड TS, बस आपको TS निकालना है। TS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, TS किधर दिख रहा है, ये T और ये S, यानी कि इतना वैल्यू आपको निकालना है। TS जो कॉर्ड होगा उसका वैल्यू निकालना है। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, लेकिन है थोड़ा सा टफ। ध्यान से देखो, सिंपल लगेगा, कुछ नहीं है, ऐसा लगता है कि एक ही चीज निकालना इजीली निकल जाएगा, लेकिन इसमें बहुत ही घुमा फिरा के अंदर जाना है हमें। तो ध्यान से देखना क्या हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये PQ दिया हुआ है 6, QR दिया हुआ है
10, तो हम लोग पूरा पूरा पी आर निकाल सकते हैं ना। तो देयरफॉर पी आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर। जो मेरा पूरा पी आर है वो पी क्यू प्लस क्यू आर हो जाएगा ना। तो क्या निकाल सकते हैं, पी आर निकाल सकते हैं हम लोग। पी क्यू कितना है 6 प्लस क्यू आर कितना है 10, 10 प्लस 6 हो जाएगा 16, यानी कि टोटल पी आर मिल गया मुझे 16 यूनिट्स, जो भी होगा उसका यूनिट लिख देंगे। तो एक चीज मिल गया, ये आंसर नहीं आया लेकिन एक चीज हमें मिला कि पी आर जो है वो 16 है। इससे क्या मदद होगा आगे बताता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अब एक चीज आप देखोगे कि ये जो मेरा कॉर्ड है टीएस नाम का, क्या है ये कॉर्ड जो है टीएस नाम का, और दूसरा जो कॉर्ड है पीक्यू नाम का, एंड कॉर्ड जो है पीक्यू। दो ही कॉर्ड है यहाँ पे, एक तो टीएस दूसरा है पीक्यू। ये दोनों कॉर्ड जब आगे आ रहे हैं तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यानी कि कॉर्ड टीएस एंड कॉर्ड पीक्यू इंटरसेक्ट, आपस में ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंसेक्ट लिख दिया देखो ठीक है, इंसेक्ट कीड़े लिख दिया मैंने गलती से। तो आप ध्यान से देखना, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट वो भी कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं, यानी कि इंटरसेक्ट एक्सटर्नली। लास्ट एक लेक्चर में हमने शायद सेकंड एग्जांपल देखा था, तो उसमें सेम ऐसे ही था, लेकिन वो अंदर से इंटरसेक्ट कर रहा था, यानी कि वो इंटरनली इंसेक्ट कर रहा था, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये कॉर्ड टीएस और कॉर्ड पीक्यू मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सटर्नली एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे कर रहा है, एट पॉइंट पी पे कर रहा है। तो इस हिसाब से एक फॉर्मूला बनता है हमारा, क्या फॉर्मूला बनता है कि जो मेरा पीक्यू रहेगा मल्टीप्लाई बाय क्यू आर जो रहेगा, देखो ध्यान से, पीक्यू मल्टीप्लाई बाय जो क्यू आर रहेगा दैट विल बी इक्वल टू पीएस मल्टीप्लाई बाय टीएस, ठीक है। तो पीक्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू आर इज इक्वल टू पीएस मल्टीप्लाई बाय पीटी, ठीक है। यहां से ये चीज हमें होता है, ठीक है ना। तो आप ये चीज के बदले ऐसा भी ले सकते हो कि ये पीक्यू मल्टीप्लाई बाय टोटल पीआर, तो यहां पे मैं लिखता हूं कि पीक्यू मल्टीप्लाई बाय टोटल पीआर, ये पीक्यू मल्टीप्लाई बाय पीआर इज इक्वल टू ये पीएस मल्टीप्लाई बाय पीटी। तो यहां पे हम लेते हैं पीटी। और ये किस वजह से आया, ये कौन सा थियरम है दोस्तों, आपको याद होगा कि कभी भी अगर कोई कॉर्ड ऐसा एक्सटर्नली पॉइंट पे मीट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, रीजन क्या है हमारा, ये पीटी है, रीजन ये है थियरम ऑफ एक्सटर्नल EXT एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। यहां पे मैंने शॉर्टकट तरीके से लिख दिया, आप लोग इसको पूरा लिख सकते हो। तो PQ मल्टीप्लाई बाय PR इज इक्वल टू PS मल्टीप्लाई बाय PT है, ये चीज है। अब यहां पे जो वैल्यूज पता है वो डाल दो, PQ का वैल्यू पता है 6 डाल दिया, मल्टीप्लाई बाय PR का वैल्यू पता है क्या, देखो PR किधर है, नहीं पता है क्या, हाँ देखो निकाला है PR, देखो अभी काम आया ना PR। तो PR का वैल्यू है 16 इज इक्वल टू PS किधर है, PS 8 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय PT पता नहीं है ना, PT निकाल सकते हैं, यस PT निकाल सकते हैं, 16 6 96 होता है, इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय PT। तो यहां से हमें PT मिल जाएगा, तो PT विल बी इक्वल टू 96 डिवाइड बाय 8 दैट विल बी इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहां से हम लोग को वैल्यू मिल गया कि आपका जो PT का यूनिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12 यूनिट, मतलब ये आपका PT का वैल्यू आ गया 12 यूनिट। PT निकालना है क्या, नहीं, हमको TS निकालना है। लेकिन PT क्यों निकाला आपने, PT इसलिए निकाला कि PT जो है वो टोटल 12 यूनिट आ गया, PS जो है वो 8 पता है, तो आप निकाल सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि PT जो है आपका टोटल PT जो है वो है PS प्लस TS ना। तो PT आपको पता है 12 है और PS आपको पता है 8 है, तो TS तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर TS विल बी इक्वल टू 12 माइनस 8 एंड देयरफॉर TS विल बी इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये तो निकालना था TS, देखो कितना सिंपल तरीके से हमने निकाला। बस आपको क्या पता होना चाहिए, कुछ कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट कैसे मिलेगा दोस्तों, देख के, वीडियो देख के, ध्यान से देख के एंड पूरा इसको प्रैक्टिस करके सॉल्व करके, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन होता है खत्म। एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था, ठीक है। अब चलते हैं सीधा आखिरी क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपको कुछ प्रूफ करने बोला है। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन के चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये बाई चांस अगर पूछ लिए तो बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए पूछते हैं, यानी कि 3-4 मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं। तो इसलिए इसको मैं होमवर्क देने का सोच रहा था, लेकिन थोड़ा सा अलग है, यूनिक है, तो शायद आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके लिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, बस आप लोग इसको प्रैक्टिस करना, जरूर से आप लोग कर पाओगे। तो ईजी है, बहुत ईजी है, ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की भी। तो पहले इसको मैं मिटा देता हूं, फिर चलते हैं हम लोग सीधा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ध्यान से देखने का दोस्तों, ओके। हो गया हमारा बोर्ड रफ, चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या है आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। डायग्राम किस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे एक डायग्राम है इस प्रकार, यहां पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल दिस इज द सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है, वो सर्कल का एक मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट में से डायमीटर जा रहा है, यानी कि एक डायमीटर हो गया, सर्कल का डायमीटर होता है ना। थोड़ा सा सर्कल अच्छे से बना देता हूं, ठीक है, जब दिख रहा है सर्कल अच्छे से, ठीक है। ये उसका होगा मिड पॉइंट, ठीक है। ये जो डायमीटर है इसका नाम है EF, ये जो डायमीटर है EF नाम है,
ये बीच वाले पॉइंट का नाम है एच, ठीक है। अब ये जो डायामीटर है इसमें से एक टेंजेंट पास हो रहा है स्ट्रेट, ठीक है, टेंजेंट पास हो रहा है स्ट्रेट, ओके। वो टेंजेंट में से एक कॉर्ड यहाँ से पास हो रहा है और वो जाके उधर मिल रहा है, और वो जो पॉइंट है उसका नाम है डी। ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या है, डी पॉइंट है, ठीक है। चलो, और ये जहाँ पे वो सर्कल को टच कर रहा है उसका नाम है जी, ठीक है। तो ई एफ जी एच और डी दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमने को इतना दिया है। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा हुआ है आपको ध्यान से बताता हूं। सबसे पहले बोला है कि एक फिगर है जिसमें ई एफ जो है डायमीटर, चलो ठीक है डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर। यहां पे हम मान लेंगे कि ये डायमीटर अगर पूरा है तो उसका रेडियस जो होगा आर होगा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि रेडियस इज इक्वल टू आर। वो तो हमें पता ही रहता है, उसका कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो रेडियस इज इक्वल टू आर दिया है। और क्या बोला है यहाँ पे, प्रूफ करने बोला है। क्या प्रूफ करने बोला है यहाँ पे, ध्यान से अगर आप देखोगे कि ई एफ मेरा डायमीटर है, डी एफ मेरे लिए टेंजेंट है, ठीक है। मेरा यहां पे एक कंसेप्ट ये बोला है कि प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ, यानी कि पीटी, प्रूफ दैट। क्या प्रूफ दैट करने बोला है उन्होंने, प्रूफ दैट क्या करने बोला है यहां पे, देखो बोला है उन्होंने कि डीई मल्टीप्लाई बाय जीई। डीई किधर है, देखो ये पूरा डीई, तो डीई मल्टीप्लाई बाय जीई जो होगा, ऐसा उन्होंने बोला है, ये है 4r²। ये ऐसा प्रूफ करके दिखाओ, यानी कि ये पूरा डीई, ये डीई और ये पूरा जीई, की जी किधर है, ये वाला, तो डीई मल्टीप्लाई बाय जीई जो होगा वो 4r² होगा। तो यार कैसे प्रूफ करेंगे यार, सवाल यही उठता है ना, कैसे प्रूफ करेंगे, क्या करें हम लोग। तो कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो ऐसे प्रूफ से स्टार्ट करने का। कैसे करोगे स्टार्ट, प्रूफ से, देखो ध्यान से, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे एक चीज और देखो कि ये जी और ये एफ पॉइंट है ना, ये दो आपस में जोड़ दो, आपस में जोड़ दो। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, ड्रॉ जी एफ, ठीक है। जी एफ को ड्रॉ करो, ठीक है। तो चलो आपने जी एफ को ड्रॉ कर लिया, अपनी अपनी वाली को ड्रॉ कर लो, जी एफ। चलो जी एफ ड्रॉ हो गया, ओके। अब जी एफ ड्रॉ हो जाएगा आप लोग का, तो यहां पे आप क्या करोगे यार, क्यों ड्रॉ किया, क्यों इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि आप अगर जीएफ आपने जब ड्रॉ किया तो ये जो लाइन है उसका ये जो जीएफ होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये जो पॉइंट होंगे वो 90 डिग्री होंगे। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो मैं इन शॉर्ट क्या बोल सकता हूं कि मेरा जो एंगल होगा ई जी और एफ, यानी कि ये जो एंगल है ई जी एफ का, ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, एंगल ई जी एफ होगा 90 डिग्री ऑटोमेटिकली। क्यों होगा, क्योंकि ये दिख भी रहा है 90 डिग्री, और इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो अंदर की तरफ से है ना, कोई भी सेमी सर्कल में जब ये इंस्क्राइब्ड होता है तो वो 90 डिग्री बनता है, दिख भी रहा है वो, ठीक है। तो 90 डिग्री हो गया। और एक और चीज मैं बोल सकता हूं कि एंगल जो है मेरा ई एफ और डी, यानी कि ये पूरा एंगल ई एफ डी, यानी कि ये पूरा एंगल क्या है, ये भी 90 डिग्री होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल ई एफ डी जो होगा वो भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, ये इसका रीजन क्या है, ये तो टेंजेंट है इसके लिए, तो टेंजेंट थ्योरम जो है हमारा उसके वजह से ये 90 डिग्री हो। और ये क्यों था, ये इंस्क्राइब था इसके लिए, इंस्क्राइब्ड एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल, इसके वजह से ये 90 डिग्री था। रीजन आप लिख सकते हो, कभी कभार लिख देना चाहिए रीजन, अच्छा होता है रीजन लिखना। ये आपने लिख लिया। अब एक ट्राइंगल जो है आपका डीएफई नाम का, ये डीएफई, ये पूरा ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल आप कंसीडर करो इन ट्राइंगल डीएफई। ये पूरा ट्राइंगल जब आप कंसीडर करोगे तो उसमें एक चीज तो आपको पता है कि जो मेरा मेजरमेंट ऑफ एंगल ई एफ डी जो है वो 90 डिग्री है, ये हमें पता ही है। कहां से आया, इधर से आया, EFD 90 डिग्री है, ये मुझे पता ही है। तो एंगल EFD मेरा जब 90 डिग्री है, और एक और चीज है कि मेरा FG जो है, ये F से लेके जो G लाइन है, ये वाला लाइन, ये FG जो लाइन है, ये मेरा ED से क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं एक चीज लिख सकता हूं कि FG इज परपेंडिकुलर टू, FG जो है मेरा सेगमेंट जो मेरा FG है वो परपेंडिकुलर है किससे, ये पूरे से, जिसका नाम है DE। समझ में आ रहा है, ये FG जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये वाले लाइन से परपेंडिकुलर है ना, दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर है। तो मैंने लिख दिया सेगमेंट FG इज परपेंडिकुलर DE। तो एक बार आपका ये चीज 90 हो गया और ये भी आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, मतलब 90 हो गया, तो दो चीज 90 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल है, कौन कौन से दो ट्राइंगल, यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा ट्राइंगल EFD जो होगा, EFD, यानी कि ये पूरा बड़ा वाला जो ट्राइंगल होगा, और दूसरा जो ट्राइंगल है जिसका नाम है एंगल EGF, छोटे वाला EGF, यानी कि इसके अंदर वाला ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल EFD और ट्राइंगल EGF ये क्या है, आपस में सिमिलर, आपस में क्या है, वो दोनों सिमिलर हो गए। क्यों सिमिलर हो गए, क्योंकि सिमिलैरिटी ऑफ द राइट एंगल, क्योंकि दो एंगल राइट एंगल हो गए, तो हम लोग बाय बोल सकते हैं सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल की वजह से ये दोनों सिमिलर हो गए। और ये दोनों जब सिमिलर हो जाएंगे तो हमारा रेशियो बनता है, कैसे बनेगा, ये EF अपॉन EG, दैट इज EF अपॉन EG, ठीक है। EF अपॉन EG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EF अपॉन EG इज इक्वल टू ये जो है ED,
अपॉन EF। समझ में आ रहा है? ये EF अपॉन EG हो गया, सिमिलर है ना, तो सेम ही आएंगे, EF अपॉन EG। वैसे ही ये पूरा फर्स्ट और थर्ड ED अपॉन EF। ठीक है, ये क्यों आया? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल होता है ना, जैसे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता है, जब दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम लोग रेशियो बना सकते हैं, वैसे सिमिलर में भी बना सकते हैं। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री, याद होगा आपको। ठीक है, कंसेप्ट इसके लिए बोलता हूं, क्लियर रखोगे तो ये सब जो चीज मैं बताता हूं या फिर जो भी चीज नए चीज आते हैं तो आपको लगता है यार ये कहां से आया, ये सब आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, बस रिवीजन चाहिए। तो इसके लिए बोलता हूं कि दोबारा आप वीडियोस देखो, वीडियोस भरे पड़े हमारे चैनल पर। जब भी आपको लगता है कि यार मुझे पुराना कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है, वीडियोस देखो जाके यार, वीडियोस देखो, पहला चैप्टर का देखो, दूसरा चैप्टर का देखो, तीसरे चैप्टर का देखो, याद आ जाएगा अपने आप। अब यहां पे आप देखोगे ये जो चीज है इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो EF मल्टीप्लाई बाय EF कितना हो जाएगा? EF स्क्वायर इज इक्वल टू ये EG मल्टीप्लाई बाय ED हो जाएगा। ठीक है, तो EG, लेकिन आप देखोगे एक चीज मैं थोड़ा सा यहां पे बताऊंगा, आप देखोगे ना ये क्वेश्चन जो आपको प्रूफ करने बोला था DE है और ये GE है, तो ये ना ED को मैं DE लिख सकता हूं ना आगे पीछे, ये EG को मैं GE लिख सकता हूं, तो EG को GE लिख दो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मल्टीप्लाई बाय ये ED को अगर मैं DE लिखूंगा कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, तो लिख दिया। ये EF क्या है? EF देखो किधर है, E से लेके F, तो EF क्या है? पूरा डायमीटर है। EF जो है E से लेके F पूरा डायमीटर है, और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। तो रेडियस हमने R माना हुआ है, तो EF अगर मेरा डायमीटर है तो मैं रेडियस का डबल लिख सकता हूं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय R, और इसका क्या है? स्क्वायर है, यानी कि 2R का स्क्वायर इज इक्वल टू ये GE मल्टीप्लाई बाय DE। ठीक है, तो 2R का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4R स्क्वायर इज इक्वल टू GE मल्टीप्लाई बाय DE। इसको बस सीधा कर लो, देयरफॉर GE मल्टीप्लाई बाय DE इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। और यही तो आपको प्रूफ करना था। लास्ट में एक फेवरेट डायलॉग मेरा तो बहुत फेवरेट था, क्या? हेंस प्रूव्ड। यही तो आपको प्रूफ करना था कि DE को GE से मल्टीप्लाई करो तो 4R स्क्वायर आना चाहिए, और आपने ये चीज प्रूफ करके दिखा दिया। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, भले ही लोग इसको हार्ड बोलते हैं लेकिन है इजी, और ऐसे टाइप के एग्जांपल्स पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि ये थोड़े अतरंगी होते हैं, प्रूफ दैट ऐसे वाले। तो जरूर से इसको प्रैक्टिस कर लेना, और उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 3.5, ये होता है टोटली कंप्लीट। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 सर्कल, ये भी होता है टोटली कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारा लेक्चर यहीं पे स्टॉप होता है, और जल्द हम लोग लेकर आ जाएंगे आपके 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का एक और नया चैप्टर आपके लिए शुरुआत करेंगे, और जल्द से जल्द पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।